दोस्तों आप सभी का स्वागत है और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें जिसको जानेंगे एक एक करके विस्तार से। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए इस वीडियो के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का दाव, शिक्षकों की सैलरी 22% बढ़ाई। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि देश में बन रही है 3 महामारी वैक्सीन, एक वैक्सीन का 3rd फेज कब होगा जानेंगे इस खबर के विस्तार में। पर उससे पहले हरियाणा के 50,000 कच्चे कर्मचारी हो सकते हैं पक्के, मनोहर सरकार ने दिए हैं संकेत। और दोस्तों इसी के साथ जानेंगे कि यूपी सरकार की बेमिसाल योजना, लड़कियों को मिलेंगे 51,000 रुपए। जानेंगे इस पूरे प्रोसेस को, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और साथ ही दोस्तों जानेंगे कि किस तारीख से आधार के बिना अब नहीं होगा कोई भी बड़ा काम। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि यूपी के बीजेपी विधायकों ने दिखाए हैं बागी तेवर, योगी सरकार के खिलाफ उठाए सवाल। और साथ ही जानेंगे कि हरियाणा में स्कूल खोलने की प्रक्रिया कर दी गई है तेज, बच्चों के लिए अलग से बनेंगे निकासी गेट। अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि महामारी के बाद अब दिल्ली में नया संकट। ऐसे ही 20 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। आपको बता दें कि भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 27,35,252 हो गई है। इसमें से सक्रिय मामलों की संख्या 6,74,627 है। अच्छी बात यह है कि 20,07,783 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 52,334 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, जहां पर 6,04,358 मामले हो गए। वहीं तमिलनाडु में 3,49,654 मामले हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 3,06,261 और कर्नाटक में 2,33,283 मामले, जबकि उत्तर प्रदेश में 1,62,434 मामले हो गए हैं। और दिल्ली में 1,53,367 मामले, जबकि पश्चिम बंगाल में 1,19,578 मामले हो चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का दाव, शिक्षकों की सैलरी 22% बढ़ाई। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा दाव चला है। नीतीश कैबिनेट ने नियोजित शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया। नियोजित शिक्षकों के वेतन में 22% का इजाफा किया गया है। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इस फैसले के बाद सरकार के खजाने पर 2,765 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। कैबिनेट में नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली पर भी मुहर लगा दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि नई सेवा शर्त नियमावली के लागू होने के बाद नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन और स्थानांतरण जैसी सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। माना ये जा रहा है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर नई सेवा शर्त नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार कैबिनेट के इस फैसले के बाद तकरीबन 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि देश में बन रही है 3 महामारी वैक्सीन, एक का 3rd फेज ट्रायल आज कल में। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी वैक्सीन के प्रोडक्शन और इससे जुड़े अन्य मुद्दों पर सोमवार को एक्सपर्ट ग्रुप की बैठक हुई। इसमें बताया गया कि किन लोगों को वैक्सीन पहले दी जानी है और कैसे लोगों को इसकी डोज दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग पहले महामारी से संक्रमित नहीं हुए हैं उन्हें वैक्सीन की प्राथमिकता पहले दी जाएगी। जो लोग संक्रमित हो चुके हैं उनके शरीर में महामारी का एंटीबॉडी बन जाता है, इसलिए ऐसे लोग वैक्सीन लेने की प्राथमिकता में पहले नहीं आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले बोल चुके हैं कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन पहले दी जानी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि बीमारी की चपेट में आ सकने वाले आयु वर्ग के लोगों को भी इस कैटेगरी में रखा गया है। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि वैक्सीन अलग अलग स्टेज में है। इनमें से एक वैक्सीन ऐसी है जो अगले 1 या 2 दिन में तीसरे फेज के ट्रायल में प्रवेश कर जाएगी। इसको लेकर सही दिशा में काम हो रहा है। वैक्सीन बनते ही इसकी सप्लाई चेन तैयार कर दी जाएगी। कुछ वैक्सीन ऐसी भी होगी जिसका हर व्यक्ति को 2 डोज देना होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर वैक्सीन जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है तो ये आम लोगों के लिए राहत की बात होगी। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि छोटे कारोबार के लिए सरकार से ले 10,000 का लोन, जाने कैसे मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा लेकर आई है। इसे पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर नाम दिया गया है। इसके तहत फेरी या फिर ठेला लगाकर सामान बेचने वाले लोग लोन प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने इन्हें पथ विक्रेता का नाम दिया है। इस योजना के तहत उन्हीं वेंडर यानी कि फेरी वालों को लोन की सुविधा मिलेगी जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले से ये काम कर रहे थे। अभी तक इसके लिए 5.6 लाख लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें से 1.2 लाख लोगों को लोन मिल भी चुका है और बाकी के लिए प्रक्रिया अभी जारी है।
दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के कारण रेहड़ी वालों की रोजी रोटी पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य लॉकडाउन में दी गई ढील के बाद फेरी वालों को अपने रोजगार को दोबारा से शुरू करने का मौका देना है। इसके तहत गली गली में घूमकर, फुटपाथ या फिर रास्ते पर ठेला लगाकर सब्जी, फल, तैयार खाने की चीज, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़े, दस्तकारी उत्पाद, किताबें, कॉपियां आदि बेचने वाले लोग शामिल हैं। इसके अलावा नाई की दुकान, मोची, पान की दुकान, लॉन्ड्री की सेवाएं भी इसमें शामिल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए आप अपने इलाके के किसी भी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट या फिर सूक्ष्म वित्त संस्था के एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। ये आपको आवेदन करने और मोबाइल ऐप या फिर वेब पोर्टल में दस्तावेजों को अपलोड करने में मदद करेंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी की जानी है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत आपको 10,000 रुपए का लोन मिलेगा और साथ ही अगर आप इस लोन को समय से पहले वापस कर देते हैं तो सरकार की तरफ से आपको 7% की दर से ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी की राशि 3 महीने में एक बार आपके खाते में जमा की जाएगी। इसके अलावा डिजिटल लेन देन पर आपको मासिक यानी कि महीने में कैशबैक भी मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपका भी काम धंधा लॉकडाउन में बंद हो गया है तो आप सरकार से लोन लेकर आप अपने काम को दोबारा से चालू कर सकते हैं। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि हरियाणा के 50,000 कच्चे कर्मचारी अब हो सकते हैं पक्के। मनोहर सरकार ने दिए हैं संकेत। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के करीबन 50,000 कच्चे कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। स्थायी होने की जिद्दोजहद में लगे इन कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण बंधी है। इन कर्मचारियों को हरियाणा सरकार पक्का यानी कि स्थायी कर सकती है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट सहित विभिन्न अदालतों में याचिका लगाने वाले स्वीकृत पदों पर काम कर रहे इन कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा सरकार ने तलब किया है। दोस्तों आपको बता दें कि विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों सहित अन्य सरकारी संस्थाओं में आउटसोर्सिंग पार्ट 2 पॉलिसी के तहत लगे कच्चे कर्मचारियों को समान काम के बदले समान वेतन देने के आदेश सरकार पहले ही जारी कर चुकी है। पक्के कर्मचारियों के समान मूल वेतन देने के साथ ही इन्हें हर 6 महीने बाद महंगाई भत्ता देने की व्यवस्था भी की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि हाई कोर्ट में चल रहे एक केस के मामले में अदालत ने कच्चे कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। इन कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला हाई कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगा। फिलहाल सभी विभागों से अदालतों में केस जो चल रहा है उसके बारे में कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि यूपी सरकार की बेमिसाल योजना, लड़कियों को मिलेंगे 51,000 रुपए, जाने पूरा प्रोसेस। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब लड़कियों की शादी में मदद के लिए एक खास योजना शुरू की है। इसका नाम उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना रखा गया है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत शादी लायक लड़कियों को 51,000 रुपए की मदद की जाती है। योजना का फायदा उठाने के लिए लड़की की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। हाँ, जिस लड़के से शादी की जा रही है उसकी उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इस योजना के तहत एक परिवार में 2 लड़कियां अनुदान पाने की पात्र होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग पैसे की कमी के चलते अपनी बेटी की शादी समय पर या ठीक से नहीं कर पाते। इस बात पर ध्यान देते हुए यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार की लड़कियों की शादी के लिए राज्य सरकार आर्थिक मदद देगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत लड़कियों की शादी के लिए दी जाने वाली धनराशि सीधे ही लड़कियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए आवेदक के पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए। खाता भी किसी सरकारी बैंक में होना चाहिए। बैंक खाता आधार नंबर से जुड़ा होना चाहिए। आपको बता दें कि इस योजना का फायदा लेने वाले परिवार के पास आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवेदक का पहचान पत्र, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, आवेदक का शादी प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है। दोस्तों अगर आप यूपी में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए अहम हो सकती है। आप भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं या फिर आपके आसपास ऐसा कोई परिवार हो जिसको इसकी जरूरत हो तो उन्हें भी आप इसके बारे में बता सकते हैं। और इस पूरी खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि इस तारीख से आधार के बिना नहीं होगा कोई बड़ा काम, अभी कराने में है समझदारी। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपका पैन नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आप कुछ ही मिनटों में ई पैन कार्ड बनवा सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ 2 नंबर भरने होंगे। ई पैन नंबर कुछ ही मिनटों में जारी हो जाएगा। इसके बाद आप इसे आधार से लिंक भी करवा पाएंगे। हालांकि आधार पैन कार्ड से लिंकिंग की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई है, इसलिए अभी आपके पास काफी समय है। दोस्तों आपको बता दें कि अब तक करीबन 32.71 करोड़ पैन आधार से जोड़े जा चुके हैं। इसके मुकाबले 29 जून तक 50.95 करोड़ पैन बांटे गए थे, लेकिन अभी 18 करोड़ के करीबन लोगों ने अपने पैन को आपस में लिंक नहीं करवाया है। आपको बता दें कि ई पैन के लिए आपको अपना आधार नंबर देना होगा, जिससे कि OTP जनरेट होगा और आपको ई पैन चंद मिनटों में जारी हो जाएगा। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे की माने तो इससे लोगों को पैन कार्ड लेने में काफी सहूलियत हो रही है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि यूपी के बीजेपी विधायकों ने दिखाए बागी तेवर, योगी सरकार के खिलाफ उठाए सवाल।
दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर योगी के सिपे सलाहकार ही अब सवालिया निशान उठाने लगे हैं। आपको बता दें कि कोई विधायक खुलेआम बयानबाजी कर रहा है तो कोई ट्विटर या फिर कोई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक विधायक ने अपनी सत्ताधारी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाए हों। ऐसे कई विधायक हैं जिन्होंने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गोरखपुर के सदर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने ट्वीट करके पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उसके कुछ घंटे बाद ही उत्तर प्रदेश के डीजीपी का कॉल विधायक राधा मोहन दास के पास आया और उस कॉल के बाद दोबारा राधा मोहन दास ने ट्वीट किया कि मामला डीजीपी के संज्ञान में है, देखना है कि कार्रवाई में क्या प्रगति होती है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर के बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी एक नए मामले में चर्चा में है। इन्होंने ब्राह्मण मामले पर अपनी ही पार्टी और योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने की कोशिश की है। और इसी के साथ आपको बता दें कि सीतापुर शहर सीट से विधायक राकेश राठौर के अपनी ही सरकार से नाराज रहने की चर्चा आम है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि महामारी के बीच हरियाणा में स्कूल खोलने की प्रक्रिया तेज, बच्चों के लिए अलग से बनेंगे निकासी गेट। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में सरकारी स्कूल खोलने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। महामारी के मद्देनजर स्कूलों को खोलने से पहले सभी इंतजाम चुस्त दुरुस्त किए जाएंगे। मनोहर सरकार ने उन सभी सरकारी स्कूलों के निकासी गेट बनाने के निर्देश दिए हैं जिनमें सिर्फ प्रवेश गेट ही है। दोस्तों आपको बता दें कि निदेशक सेकेंडरी शिक्षा ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र जारी करके कहा है कि स्कूलों को खोलने से पहले सभी एहतियात बरतना जरूरी है। जिन भी स्कूलों में निकासी गेट नहीं है उसे तुरंत बनवाए जाएं। 17 अगस्त तक सभी से जानकारी मांगी गई थी जिनमें से कुछ एक की नहीं मिली है। आपको बता दें कि सरकार ने निर्देश दिए हैं कि स्कूलों को खोलने से पहले सभी जगह निकासी गेट बनवाना अनिवार्य है। बच्चों को स्कूल में जाने और निकलने के लिए अलग अलग गेट होने चाहिए। बिना निकासी गेट के स्कूल नहीं खोले जाएंगे। बच्चे प्रवेश गेट से जाएंगे और निकासी गेट से ही वापस आएंगे। निर्देशक सेकेंडरी शिक्षा के अनुसार स्कूल खोलने से पहले विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। महामारी से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतेंगे। जिस गेट से बच्चे स्कूल अंदर जाएंगे उससे बाहर नहीं आएंगे। दोस्तों यहाँ पर सवाल अब आपसे है कि इस महामारी के बीच अगर स्कूल खुलते हैं तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि गणेश चतुर्थी पर रेलवे चलाएगा 162 स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य रेलवे गणपति उत्सव के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर 162 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। इन ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग 15 अगस्त से शुरू हो गई है। रेलवे की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक गणपति उत्सव के लिए कोंकण जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए गणेश स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है जिसकी वजह से भारी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ ट्रेन से सफर करती है। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे के अनुसार कोंकण के लिए चलाई जाने वाली ट्रेनें मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और लोकमान्य तिलक टर्मिनल से खुलेंगी। ये ट्रेनें सावंतवाड़ी, कुडाल और रत्नागिरी तक जाएंगी। आपको बता दें कि इन ट्रेनों में सफर के लिए रिजर्वेशन कराना जरूरी होगा और यात्रियों को यात्रा के दौरान महामारी के सभी नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में एक नया संकट, ठीक होने के बाद दोबारा महामारी पॉजिटिव हो रहे मरीज। दोस्तों आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ महामारी मरीजों के स्वस्थ होने की दर आंशिक सुधार के साथ फिर से 90% के पार पहुंच गई है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर नई मुश्किलें आ खड़ी हो गई हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राज्य की कुछ अस्पतालों की माने तो महामारी से ठीक हो चुके मरीज अब फिर से संक्रमित हो रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अनुसार महामारी से ठीक हो चुके 2 मरीजों में दोबारा से संक्रमण पाया गया है। द्वारका के आकाश हेल्थ केयर अस्पताल में भी ऐसा ही मामला सामने आया, लेकिन दुख इस बात का है कि इस बार संक्रमण से मरीज ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि दिल्ली का स्थान सर्वाधिक रिकवरी दर वाले राज्यों में है। आपको बता दें कि यहां जुलाई की तुलना में अगस्त में महामारी की कम जांच हुई है। सरकार का कहना है कि संक्रमण के मामले घटने के कारण जांच भी घटी है। दिल्ली में 1 से 15 अगस्त के बीच महामारी की 2.58 लाख जांच की गई, जबकि समान अवधि में जुलाई में 3.13 लाख जांच हुई थी। दिल्ली में 16 से 31 जुलाई के बीच 2.96 लाख से ज्यादा जांच हुई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि चीन में हो रहा है जिनपिंग का विरोध, अपने ही देश को बर्बाद करने का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के प्रमुख राजनीतिक स्कूल की एक पूर्व प्रोफेसर ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सेंट्रल पार्टी स्कूल में लोकतांत्रिक राजनीति की प्रोफेसर रही काई शिया ने आरोप लगाया कि जिनपिंग का अब अपनी ही पार्टी के भीतर काफी विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि एक वक्त था कि शी जिनपिंग सेंट्रल पार्टी स्कूल के प्रमुख हुआ करते थे। दोस्तों आपको बता दें कि काई शिया ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर आरोप लगाया कि वे अपने ही देश को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग चीन को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि उनका कहना है कि चीन की सत्ता में मौजूद कम्युनिस्ट पार्टी से और भी लोग बाहर आना चाहते हैं
आपको बता दें कि काई शिया ने चीन को दुनिया का दुश्मन बनाने के लिए शी जिनपिंग को ही जिम्मेदार ठहराया। काई शिया ने कहा कि पार्टी में तमाम विरोध के बावजूद लोग इसलिए बोलते नहीं हैं क्योंकि वे डरते हैं कि उनसे राजनीतिक बदला लिया जा सकता है और या फिर उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के कक्षा 9 और 11वीं के ड्रॉप आउट स्टूडेंट को मिलेगी मुफ्त में वोकेशनल ट्रेनिंग। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2018-19 की शैक्षणिक सत्र से दिल्ली के सरकारी स्कूलों से ड्रॉप आउट यानी कि बाहर हो चुके कक्षा 9 और 11वीं के स्टूडेंट को लेकर अहम निर्णय लिया गया है। कक्षा 9 और 11वीं के लगभग 34,000 ड्रॉप आउट स्टूडेंट को अपनी पसंद के अनुसार मुफ्त में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद स्टूडेंट को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे और उन्हें प्लेसमेंट के अवसर भी प्राप्त होंगे। इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट का प्रबंधन समग्र शिक्षा दिल्ली इकाई की तरफ से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग के सहयोग से किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार की समग्र शिक्षा योजना देश भर में एक समग्र शिक्षा कार्यक्रम है जो राज्यों के शिक्षा विभागों में कार्य कर रहा है। व्यावसायिक प्रशिक्षण इन बच्चों की खोई हुई शिक्षा को वापस के लिए एक सम्मानजनक तरीका प्रदान करेगा, उन्हें आवश्यक कौशल से लैस करेगा और बेहतर आजीविका के लिए उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि करेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि बिहार में महामारी टेस्ट पर बोले तेजस्वी, जांच में झोल है, आंकड़ों में भी हेराफेरी। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने महामारी टेस्ट को लेकर सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महामारी टेस्ट में झोल है और सरकार आंकड़ों में भी हेराफेरी कर रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट में लिखा, बिहार में जब 10,000 जांच हो रही थी तो 3,000 से 3,500 के बीच में मरीज मिल रहे थे और अब 75,000 जांच हो रही है तब भी 3,500 से लेके 4,000 मरीज मिल रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि जांच में झोल-झाल हो रहा है, आंकड़ों की हेराफेरी हो रही है। नीतीश जी अपनी जगहसाई से बचने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ा रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि बिहार में समय पर ही होंगे विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग 3 दिन के भीतर दिशा निर्देश करेगा तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में महामारी और बाढ़ के संकट के बीच विधानसभा चुनाव समय पर ही होने के आसार नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग महामारी के दौरान चुनाव कराने के लिए 3 दिनों के भीतर व्यापक दिशा निर्देश तैयार करेगा। आयोग ने एक बयान में कहा है कि महामारी के दौरान चुनाव और उपचुनाव के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी करने के मामले पर मंगलवार को आयोग की बैठक में चर्चा की गई। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा और अक्टूबर-नवंबर में किसी भी समय चुनाव कराए जाने की संभावना है। महामारी और बारिश के कारण हाल में कई उपचुनाव को टाल दिया गया। अब तक चुनाव के किसी नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अगले साल मार्च तक निजी हाथों में होंगे ये 4 सरकारी बैंक। मोदी सरकार ने तेज की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के कम से कम 4 बड़े सरकारी बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएमओ ने अधिकारियों से कहा है कि इन बैंकों की हिस्सेदारी को बेचने की प्रक्रिया तेज की जाए। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले 2 सूत्रों ने बताया कि सरकार पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और IDBI बैंक में बड़ी हिस्सेदारी रखती है और अब इसे बेचना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार की योजना कई सरकारी बैंकों का निजीकरण करने और कुछ बैंकों में हिस्सेदारी बेचकर बड़ा बजट फंड की है। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार अगले साल मार्च 2021 तक इन बैंकों का निजीकरण कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और फिलहाल इस पर चर्चा की जा रही है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 घंटे में दिल्ली, झज्जर, पलवल, औरंगाबाद, भिवाड़ी, हांसी, गोहाना, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, खुर्जा में हल्की से मध्यम तीव्रता के बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर तथा पूर्वी स्थानों पर कई जगहों पर गरज के साथ चमक के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश में कई जगहों पर चमक और गरज के साथ तेज बारिश हुई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बुधवार 19 अगस्त को राज्य में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है, जबकि अधिकांश जगहों पर चमक और गरज के साथ पानी बरसने की संभावना है। विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार को भी अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।